बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज। ये चीज़ एक है, दो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना। ये बात एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई जो है प्लूरल है रेडियस का, तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बात एक ही है। आज तक किसी ने एटम को देखा नहीं है, लेकिन जो केमिस्ट्री के अंदर हम एटम की गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसके हमारे पास एविडेंसेस है और वो एविडेंसेस हमें रिएक्शंस की सूरत में मिले हैं, वरना किसी ने आज तक एटम को देखा नहीं है। और ना ही एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को देखा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। कि जस्ट एक आप समझ लें कि इमेजिनरी बात है या कंसेप्चुअल बात है कि ये भाई शेल ये है, ये शेल है, ये शेल है, किसी ने देखा नहीं है। तो इसलिए हम एटम की बाउंड्री का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिस तरह हम कह सकते हैं ना कि हमने जैसे कॉलेज से अपने घर तक जाना है, तो हर एक को पता है कि मेरा घर से कॉलेज इतनी या कॉलेज मेरे घर से इतना दूर है, इतना फासला बनता है, वो हम मेजर कर लेते हैं। लेकिन एटम की बाउंड्री हम मेजर नहीं कर सकते कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के कितने फासले पर, यानी कि ये शेल कितने फासले पर है, एल शेल कितने फासले पर है, एम शेल कितने फासले पर है, ये हम मेजर नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस सिचुएशन से निपटने के लिए कि एटम का ज़ाहिर एक साइज़ तो होगा ना, तो उसके लिए हम जो है वो एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं ओवरऑल एटॉमिक रेडियस का, जिसकी वजह से हम एटम के साइज़ को जो है वो बयान कर सकते हैं आसानी से। तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस को हम यूँ डिफाइन करते हैं, एक में आपकी किताब वाली डेफिनेशन बताऊंगा, एक दूसरी डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। जो सबसे आखिरी बाहर वाला शेल होता है, जिसे आउटरमोस्ट शेल भी कह सकते हो, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है, ये न्यूक्लियस है, ये मैं शेल्स बना रहा हूँ सारे। अब सबसे आखिर वाला शेल कौन सा है? वो सबसे बाहर वाला है। हमेशा काउंटिंग जो है वो अंदर से बाहर की तरफ करते हैं, 1 2 3। कभी शेल की काउंटिंग बाहर से अंदर की तरफ नहीं होती। हमेशा काउंटिंग जो शेल की होती है वो न्यूक्लियस के करीब वाले शेल से शुरू होती है। तो लिहाजा न्यूक्लियस से लेकर ये वाला वैलेंस शेल है, इसमें जो फासला बनता है वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस या रेडियाई या एटॉमिक साइज कहलाता है, और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से, रेडियस को, ठीक है। न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक जितना फासला होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज कहलाता है। फर्स्ट डेफिनेशन ये। सेकंड आप कर सकते हैं कि दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये इनके न्यूक्लियस हैं, ये ए है और ये बी है। अब इन दोनों एलिमेंट के न्यूक्लियस के दरमियान फासला लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इन दोनों में फासला जो है मेरे पास 50 आता है, इसका हाफ क्या बनेगा? 25। तो किसी भी दो एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है उसका हाफ तुम्हारा क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। और ये हमारे पास हाफ जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक साइज बोलेंगे। अब एटॉमिक साइज बयान करने के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो एंगस्ट्रॉम का यूनिट भी यूज़ करते हैं एंड पाइकोमीटर का भी यूज़ करते हैं। पीएम, पाइकोमीटर, ये दो तरह के हम यूनिट यूज़ करते हैं एटॉमिक रेडियस के साथ यूनिट लगाने के लिए। यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात की सबको? तो चाहे जिस मर्जी अंदाज से जो है वह आप इसकी डेफिनेशन करें, तो दोनों सूरतों के अंदर इसकी डेफिनेशन हमारे पास सही होगी। उसके बाद हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। ये बेटा यहाँ से बातें ध्यान से समझना, अगर ध्यान से लगा के ध्यान ना तुम लोगों ने बात सुनी तो तुमको समझ नहीं आएगी, ठीक है। हम फर्स्ट जो है तो पीरियोडिक टेबल में दो ही चीज़ें, एक पीरियड और दूसरा ग्रुप। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीरियड की सूरत में एटॉमिक साइज बढ़ता है या
कम होता है। ठीक है। अब पीरियड की सूरत में जो एटॉमिक साइज होता है ये हमेशा डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। अब कैसे? अब आप लोगों ने देखा होगा कि पीरियड की सूरत में जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो रेगुलर तरीके से बढ़ रहा होता है, रेगुलरली इंक्रीजेस। जैसे आप कोई भी पीरियड उठा लें, उसमें आप देखना कि एलिमेंट जो फर्स्ट उसका 2 एटॉमिक नंबर है, दूसरे का 3 है, मतलब एक इर्रेगुलर तरीके से नहीं बल्कि रेगुलर तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ठीक है। अब जैसे आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमेशा एटॉमिक नंबर की बेस पर लिखी जाती है, ऐसे ही था ना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये मैं यहाँ से ये 4 एलिमेंट उठाता हूँ। ये एटॉमिक नंबर इनके 2 है। अब इसमें मैं शेल लिखता हूँ। के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में इसकी 1 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, इसमें के शेल बना है ये। इसमें के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल के अंदर बाकी 2 आ जाएंगे, क्योंकि एल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 3 एलिमेंट्स के आप अंदर आओ। ठीक है, ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने पहले बताया कि पीरियड के अंदर ये डिक्रीज होती है। मैं रीज़न बताया क्यों, कि एटॉमिक नंबर रेगुलर तरीके से इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन आप इन तीनों के अंदर देखो कि वैलेंशियल एक ही है। अब यहाँ पर इसका वैलेंशियल 1 है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे के अंदर भी वैलेंशियल L है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तादाद वैलेंशियल में बढ़ रही है, लेकिन शेल की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास एक एलिमेंट है, उसका ये न्यूक्लियस है, उसके मैं ये 2 शेल बना देता हूँ। ये मेरे पास के शेल है, ये मेरे पास एल शेल है। हमेशा ये बात ज़हन में रखना कि वैलेंस शेल के ऊपर, यानी जितने भी शेल न्यूक्लियस के मौजूद होते हैं, शेल न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होते हैं, उन सब के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसा आपने सन देखा होगा, सूरज दरमियान में मौजूद है, हर सियारा उसके गिर्द घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? वो सूरज की जो है वो ग्रेविटी की वजह से, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसके गिर्द घूम रहा है। अगर सूरज अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर लगाना बंद करे तो क्या होगा कि वो सारे के सारे प्लैनेट जो बिखर जाएंगे या टकरा जाएंगे एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मातहत जितने भी शेल उसके गिर्द मौजूद होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अब सब शेल के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद, जितने भी शेल है उस सब के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब एक बात तुम लोगों को मैंने ये भी बताई हुई है कि किसी भी एटम के अंदर हमेशा प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद की इक्वल होती है। अब देखो, ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 है, मींस इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 3 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 3। ठीक है, जो वैलेंस शेल में आ गए। अब अगला एलिमेंट है, उसके प्रोटॉन 4 हैं और उसके भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। जो वो वाला आखिरी वाला, उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 5 हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने? 5 हैं। लेकिन सबसे काबिल गौर बात ये है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 था तो वैलेंस शेल भी हमारे पास L था। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 4 हुआ, कोई एक्स्ट्रा शेल नहीं बना, बल्कि पहले से मौजूद शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जैसे मैंने अभी बताया है कि जितने भी शेल न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होते हैं उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब अगर शेल की तादाद में इजाफा होगा तो शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा और उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होता है। ये जब मैं आप लोगों को बहुत थ्योरी समझा रहा था, मैंने उस वक्त ये बातें की थी कि जो शेल न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा वो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी। जैसे आप लोग सन देखते हो, जो सन के करीब हमारे पास सियारा है, प्लैनेट, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जो उससे दूर है उस पर कम है, उससे दूर है कम है, उससे दूर है कम, यानी ऐसे जैसे जैसे वो सन से दूर होते जा रहे हैं उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटी फोर्स जो है वो कम होती जा रही है। तो इस तरीके से भी हमारे पास जब शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, जब नया शेल बनेगा वो ज़्यादा डिस्टेंस रखेगा अपना, तो जितना कोई शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जिस डिस्टेंस, अब इस एलिमेंट की सूरत में जिस डिस्टेंस पर एल शेल मौजूद है उतने डिस्टेंस के ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर 4 है उतने डिस्टेंस पर एल शेल फिर मौजूद है, यानी नया शेल तो कोई नहीं बन रहा।
जब नया शेल कोई नहीं बन रहा तो प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियस में बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वैलेंस शेल के ऊपर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रही है कि नया शेल, अगर नया शेल बन जाता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर था तो वही वैलेंस शेल था, यहाँ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ वही हमारे पास वैलेंस शेल रहा, यहाँ भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो वैलेंस शेल वही रहा, यानी वैलेंस शेल तो वही रह रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का इन्हिसार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन शेल की तादाद में कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी तो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतनी ज्यादा फोर्स से वैलेंस शेल को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा। जैसे जितनी ज्यादा फोर्स लगाता जाएगा तो वैलेंस शेल क्या करता जाएगा, कंट्रैक्ट होता होता जो है वो न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप की सूरत में। अब ग्रुप की सूरत में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज होता है। रीजन उसकी, जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज होता है इर्रेगुलर तरीके से। इर्रेगुलर मीन्स क्या, इर्रेगुलर कि अगर पहले एलिमेंट का ग्रुप की सूरत में ऊपर से नीचे आप आओ, अगर पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 है तो अगले का हो सकता है 10 हो जाए, या उससे अगले का 20 हो जाए, उससे अगले का 100 हो जाए, यानी ये इर्रेगुलर इंक्रीजिंग है। तो मैं ही ग्रुप की सूरत में मैं लेता हूं, ये मेरे पास ए एलिमेंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है, इसका एटॉमिक नंबर 40 है, इसका एटॉमिक नंबर 70 है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी तो शेल की तादाद में इजाफा होता जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, जैसे जैसे शेल की तादाद में इजाफा होगा तो जाहिर है कि वैलेंस शेल का फासला जो है वो न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, इनके यही मैंने बताई थी ना कि एटॉमिक साइज क्या है, कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है एटॉमिक साइज है। तो जब ग्रुप की सूरत में एटॉमिक नंबर इर्रेगुलर तरीके से बढ़ेगा तो शेल की तादाद में इजाफा होगा। जितने शेल बनते जाएंगे, जो आखिरी वैलेंस शेल बनता जाएगा, दरमियान में जितने शेल बनते जाएंगे तो वैलेंस शेल उतना ज़्यादा दूर होता जाएगा। जितना वैलेंस शेल दूर होता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ आ गया? अब यहाँ पर तो हमारे पास था, हमने ये बात सिंपल सी कर दी। अब बात करते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो तुम्हारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है बाकी ग्रुप से, जो 1 to 13 से लेकर 18 तक है, ठीक है ना, इनका बिहेव और तरह का है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल जिसमें 3 to 12 और लेथनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं, इनका बिहेव एटॉमिक साइज की बेस पर कुछ और है। इसमें यह होता है कि इनका शुरू के अंदर जो शुरू के एलिमेंट है ना, उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है यकदम। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप की सूरत में, जैसे जैसे चाहे आप पीरियड की सूरत में आओ चाहे ग्रुप की सूरत में आओ, ये एक ही बिहेव करते हैं। ग्रुप वाइज भी आ जाओ, पीरियड वाइज भी आ जाओ, ये एक बिहेव करेंगे कि शुरू में इनका एटॉमिक साइज बड़ा इंक्रीज होता है, लेकिन यकदम ऐसा होता है कि इनका एटॉमिक साइज यकदम जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जबकि पीछे तो मैंने आप लोगों को एक पूरा उसूल तरीका बताया है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलर तरीके से, अगर एटॉमिक नंबर कम है एटॉमिक साइज कम है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो एटॉमिक साइज ज़्यादा है। लेकिन इसमें ये सिचुएशन नहीं आती भाई, इसमें पता ही नहीं चलता कि कब इंक्रीज हो जाए कब। तो आमतौर पर यही ऑब्जर्व किया गया है कि इसमें शुरू के जो एलिमेंट्स होते हैं या शुरू के अंदर इनके ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन यकदम क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ बातें थी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के बारे में। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो, नासिर हो।